ओके दोस्तों, तो सेट नंबर 2 कर रहे थे 2021 में हुए कक्षा 10 के गणित के पेपर्स का सॉल्यूशन लेकर आए थे। और इसमें हमने पहले वीडियो में पहले प्रश्न को और दूसरे प्रश्न को हल करा दिया था। आज हम तीसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं, जहाँ पे जो पहला प्रश्न हमको मिल जाता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय सिद्ध करने वाले इन प्रश्नों की श्रेणी में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये जो प्रश्न है सिद्ध करने के लिए, हालांकि यहाँ पे 2 नंबर वाले श्रृंखला में दिया गया है, परंतु यह 4 नंबर का प्रश्न है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। तो ये जिस प्रकार से लगने वाला है उसी प्रकार से हम लगाने वाले हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखिए भाई, पहले तो जानकारी हम दे दें कि √5, √3, √7 या फिर √2 को सभी को एक समान प्रकार से हल किया जाता है। और ये एक प्रमेय के रूप में हल होते हैं और इनका सॉल्यूशन कम से कम 1 पेज का तो जाता ही जाता है। तो हालांकि कुछ बड़ी बात नहीं होती है, समझने के लिए बहुत हल्की सी, बहुत छोटी सी बात होती है जो बड़े प्यार से समझ में आ जाती है। तो आइए चलिए √2 वालों को हल करना देख लेते हैं कि कैसे इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए, जैसे कि √5 को हल करना था, तो यहाँ पे जहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 5 रखते चले जाइए। जितने जगहों पे 2 दिखाई दे रहा है आपका √5 वाला हल हो जाएगा। ठीक, सभी प्रश्नों को एक समान रूप से करना होता है, कोई भी अंतर नहीं करना होता था। ये देखते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे A और B असह अभाज्य संख्याएं हैं और B डज नॉट इक्वल टू 0। पुनः माना कि A और B में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं हर एक प्रश्न में लिखनी ही पड़ती हैं। √5 कर लें, 3 कर लें या फिर 7 भी कर सकते हैं। तो सभी प्रश्न इसी प्रकार से लगने हैं और ऐसे ही होने वाले हैं। अब क्या हो जाएगी, यही √2 A/B के बराबर लिख दिया गया है। दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया गया ताकि यहाँ से √ हटाया जा सके। और 2 बराबर A² हो गया, B² के इधर ला के गुणा कर दिया, 2B² बराबर A²। ये एक समीकरण बन गया है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 2 और B² का गुणा करने पे A² मिलता है, जिसका साफ साफ कारण ये होता है कि 2 से A² विभाजित है। वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि A² 2 A² को विभाजित करता है। अब एक प्रमेय है, इससे पहले एक प्रमेय है कि अगर किसी संख्या के वर्ग को कोई एक संख्या, छोटी सी संख्या विभाजित कर सकती है, तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होती है। यानी A² अगर 2 से विभाजित होता है तो A भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 2 A को भी विभाजित करता है। ये एक प्रमेय हो गया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तब हम यह लिख सकते हैं कि A बराबर जो हमें मिला है वो 2m लिख सकते हैं। m क्या है, कोई पूर्णांक है, यानी कि अगर 2 A को विभाजित कर सकता है तो A बराबर 2m होना चाहिए। m कोई पूर्णांक हो जाए, यानी 2 का पहाड़ा कोई कुछ एक बार पढ़ा जाएगा तभी ये आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, अब समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 बना था वहीं पे A की जो वैल्यू है उठा के रख देते हैं। तो 2B² है, 2B² रहेगा बराबर, यहाँ पे A² है, A² की जगह पे 2m² रख दिया। 2m² करने पर ये 2 दूनी 4 m² हो जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 मिल जाएगा, यानी B² बराबर 4 2A² मिलेगा। 2 से कट गया था ना, 2A² मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखने को पता चलता है कि 2 और m² का गुणा B² है, यानी 2 B² को विभाजित करता है। और इससे ये भी पता चलता है कि 2 B को भी विभाजित करता है। ठीक है, जब किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर सकता है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करता है। अब ये फिर से वही प्रमेय से, जिस प्रमेय से यहाँ पे हुआ था। अतः A और B के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त। यहाँ पे हमको 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मतलब 2 दोनों को ही काट लेता है, तो कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1 और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि
हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या मान ली थी, यानी कि परिमेय संख्या माना था, लेकिन वास्तव में वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप जहाँ जहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, अगर 5 रख देते हैं तो आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और अब हम प्रश्न संख्या 3 के खा वाले प्रश्न को देख सकते हैं, जहाँ पे कहा गया कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हल करने के लिए हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं। समीकरण है x - y = 26, जिसे समीकरण 1 कहेंगे, और x - 2y 3y = 0, ये दूसरा समीकरण कहलाएगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 को घटा दे सकते हैं, ऐसे भी काम हो जाएगा। एक बार को चेक कर लें, परफेक्ट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटाने से क्या होगा कि x - y = 26 दिखाई दे रहा है और x - 3y = 0 दिखाई दे रहा है। माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। x कट जाएगा, y जो है माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है। 3 में से 1 ही घट जाएगा, 2y मिलेगा, और उधर 26 में 0 घटाने पर 26 ही प्राप्त होगा। 2 से काट देंगे तो 13 हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू हो गई वो 13 बड़े आराम से मिल गई। y के मान जब 13 मिल चुका है तो रख देते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y के मान देखो भाई x - y है, x - y = 26 है, तो x - y के मान रख देते हैं 13 = 26 हो गया, ये जुड़ जाएगा उधर जाके, तो x बराबर हो जाएगा 26 + 13, जोड़ने पर ये 39 हो जाएगा। और बस इस प्रश्न का उत्तर इतना सा था। तो 2 नंबर का प्रश्न था, तो 2 नंबर के लायक हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। अगला है कि यदि बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,3 तथा r जो है x, 6 से समदूरस्थ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। हालांकि तो ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है, कैसे ज्ञात करना है लिख देंगे। यदि q जो है 0,1 जो दिया गया है, q बिंदुओं P से, P जो है 5,-3 है, और R जो कि है x, 6 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है, तो हो जाएगा कि QP = QR हो जाएगा। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि QP² = QR² हो जाए, ये भी हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, PQ यानी इनके दोनों के बीच की दूरी, तो हम कह सकते हैं 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 और इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इन दोनों के बीच की दूरी x - 0 ले लेते हैं, होल स्क्वायर 6 - 1 ले लेते हैं, प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। 0 में से 5 घटाने पर -5 मिलेगा, स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, 1 + 3 स्क्वायर दिखाई देगा, बराबर x में से 0 घटाने पर x² हो जाएगा, प्लस 6 में से 1 घटाने पर 5 स्क्वायर। तो -5 का वर्ग करने पर 5 ही प्राप्त 25 प्राप्त होगा। 3 1 4 हो रहा है, 4 का वर्ग करना है, इस 5 के वर्ग को 25 को मतलब 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। खैर आगे बढ़ा लेते हैं बात को, प्लस यहाँ पे 25 कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। ये 25 है, प्लस 4 चौके 16 हो रहा है, ये वाला 25 इधर आके -25 हो गया, बराबर x
स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये वाला कट गया और हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर √16 हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हमको मिल जाएगा +-4। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा x बराबर +-4। दो प्रकार के उत्तर आपको प्राप्त होंगे, तो ये सही रहेगा भाई। इसी तरीके से इस प्रश्न को करना था, हो गया। अगला जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि बहुत छोटा है, बहुत हल्का है। देखिए कहा गया है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, a जहाँ पे 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई प्रश्न ये है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 ऐसा मिल गया। अब बात ये आती है कि अगर आपको पता है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होती है tan थीटा, और यहीं अगर हम थीटा की जगह 2a दे देते, कह देते कि भैया आपके पास tan 2a है बराबर यहाँ पे cot 90 माइनस 2a है, तो कोई समस्या होती, थीटा की जगह 2a रख दिया। यानी tan 2a जो है वो cot 90 माइनस 2a से बना है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं कि cot 90 माइनस 2a से ये बना था, और यहाँ पे cot है a माइनस 18। cot से cot कैंसिल हो जाएगा और 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 हो जाएगा। इस a को इधर भेज देंगे तो 2a माइनस a हो जाएगा, और इधर माइनस 18 है, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ करके -3a हो गए, इधर वाले जोड़ करके 90 10 100 यानी कि -108 हो गए। इस माइनस को काट दीजिए और a बराबर लिख दीजिए 108/3, 3 तिरिक्का 9, 3 छंग 18, और a बराबर कह दीजिए 36 अंश। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आ गया 36 अंश। इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात बस इतनी सी है, इस सूत्र का प्रयोग तो आपको आता ही है, लेकिन यहाँ पे और अच्छे से इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए खैर, इस प्रश्न का समापन हो गया यहाँ पे, और अगला प्रश्न है चौथा वाला, उसे देखना है। तो चौथे का क नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है दिखाइए कि प्रत्येक धन समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ पे q कोई पूर्णांक है। तो हमें यहाँ पे इसे हल करने के लिए बहुत सरलता से चलना होगा और ध्यान देना होगा कि यूक्लिड विभाजन, देखिए 4 का क नंबर प्रश्न है, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको मिल जाएगा a बराबर BQ + R, और जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 2q, BQ की जगह 2q, तो आप यहाँ पे b बराबर कह सकते हैं, b बराबर 2 रखने पर a बराबर मिल जाएगा 2q + R, और जो R की वैल्यू होती है यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे लिखना था, R की वैल्यू जो होती है वो b से छोटी होती है, लेकिन जो है बराबर या फिर बड़ी होती है 0 से। तो जो हमारी R की वैल्यू है वो 2 से छोटी तो रहेगी, लेकिन 0 और बराबर हो सकती है 0 के। तो यहाँ से R का मान देखिए 2 से कम, भाजक से कम 1 और 0 जा सकता है, 0 और 1 हो सकता है, ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं। तब ये सारे सिस्टम मिल जाएगा। अब क्या करेंगे कि R बराबर 0 रखने पर से शुरुआत करेंगे। 0 रखने पर आपको a बराबर मिल जाएगा 2q + 0, और 2q अकेले मिल जाएगा, और इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणित q है, 2 गुणित q है, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है।
और यहीं पे अब आ जाती है बारी इसमें थोड़ा से बदलने की, ज़्यादा कुछ नहीं, r बराबर 1 लेने की। 1 लेने पर या फिर रखने पर, लेने पर कह सकते हैं, और हमारे पास हो जाएगा a बराबर 2q प्लस 1, ठीक है, 2q प्लस 1। यहाँ से आप 2 कॉमन ले नहीं सकते हैं, ठीक, 2 कॉमन ले नहीं सकते हैं, केवल इतना पड़ा रहेगा। तो ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक प्राप्त होंगे। तो बस इस प्रश्न का उत्तर यही रहेगा, और इतना सा कर दिया। यहाँ पे विषम मिल गया, वहाँ पे सम मिल गया, तो यहाँ पे लिख दो कंक्लूजन। अतः जो हमसे यहाँ पे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक संख्या 2q के रूप में होता है और प्रत्येक विषम संख्या। यहाँ पे अतः प्रत्येक धनात्मक सम संख्या जो है संख्या 2q तथा विषम संख्या क्या होगी, वो होगी 2q प्लस 1 है के रूप में है। ऐसा जो कुछ भी लिखना चाहें वो लिख दें, तो के रूप में है लिख देंगे तो पर्याप्त रहेगा। खैर, अभी हम अपनी पर्याप्तता को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और ये चौथे के ख नंबर प्रश्न में चलते हैं, जहाँ पे हमें ये इन बिंदुओं को संरेखी बता रहा है। तो हमको तो सवाल उतार लेनी है और कह देना है कि चूँकि बिंदु संरेखी हैं, तब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 जो होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसके बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर 0 रख देते हैं तो क्या होता है, ये संरेखी होते हैं, बिंदु संरेखी होते हैं। तो हमारे पास जो बिंदु है वो है 8,1 x1 y1। दूसरा है यहाँ पे k कॉमा है -4 है, ये x2 और y2 कह सकते हैं। 2 कॉमा -5 है, जिसको x3 और y3 कहा जा सकता है। तो चीज़ों को रखना चलिए शुरू करते हैं। तो x1 की जगह 8 रख दिया, 8 यहाँ पे y2 माइनस y3 है, y2 है -4, y3 है -5, यानी कि -4 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 5 ऐसे प्राप्त हो जाएगा। और प्लस x2 अपना k है, और है y3 माइनस y1, तो y3 है -5 और माइनस लगाएंगे, y1 की बात कर लेंगे तो 1 है। और अगला है x3 का मान 2 है और y1 माइनस y2 है, यानी 1 माइनस माइनस 4 है। तो 1 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर 0। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस, मतलब देखिए एक फार्मूले वाला माइनस है, दूसरा का इसका वाला माइनस है, दोनों माइनस मिल करके प्लस में 4 हो गए। अब बस 5 में से 4 घटा दीजिए, मिल जाएगा कितना, 1। और -5 माइनस 1 को ले लेंगे तो ये -6 बन रहे हैं जुड़ करके, यानी k गुणते -6 है। और ये है 2 गुणते 5 1, 4 1 5 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो 8 एकम 8 प्लस क्या माइनस लिख लेते हैं, इसका जब गुणा कराएंगे तो -6 k प्राप्त हो जाएगा, और 5 दूनी ये 10, यहाँ पे प्लस 10 बराबर 0 हो रहा है। 10 8 18 हो जाएगा, -6 k प्लस 18 बराबर 0। तो 6 k इस 18 को उधर भेजेंगे तो -18 हो जाएगा, 0 माइनस से माइनस कट जाएगा, k बराबर हो जाएगा 18/6, 6 3 18, यानी k का मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। तो बस भैया इस प्रश्न में इतना ही था, और अब अगले प्रश्न पे चला जा सकता है, जो कि है इसका मान ज्ञात करना। और ये भी अपने में बहुत ही आसान सा प्रश्न है, चौथे का
देखेंगे। यहाँ पे 68 दिया है, यहाँ पे 22 दिया गया है, आप चाहे तो लंबा ही करना पड़ेगा। तो भाई देखेंगे 3 है, साइन है और यहाँ पे 68 है, बटे है कॉस 22। हम डायरेक्ट करते हैं, मान लीजिए एक बार आपने सवाल उतार ली है तो भैया कॉस ये 90 माइनस 68 होगा, ठीक है। 90 में 68 घटाने पर 22 मिलता है, यानी इतना ही रहेगा। और यहाँ पे -3 गुणते tan 40 दिया है, 45 दिया है, 50 दिया है, तो ये 50 और 40 एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम tan 40 को लिख देते हैं 90 माइनस 50, 90 में 50 घटा करके। और यहाँ पे tan 45 जो है वो पड़ा रहने देते हैं, और tan 50 अंश है इसको भी रहने देते हैं। बस यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये 3 रहेगा और साइन 68 रहेगा। नीचे वाला जो है cos 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन है 68 और -3। यहाँ वाला जो tan 90 माइनस 50 हो रहा है, 90 माइनस 50, ये बदल जाएगा cot 50 में। और यहाँ पे tan 45 का मान रख देते हैं हम 1 गुणते tan 50 का मान नहीं रखेंगे, tan 50 अंश रहने देते हैं। अब ये वाला हिस्सा कट रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है माइनस। एक चीज़ देखेंगे कि tan 50 यहाँ पे cot 50 का मान क्या होता है, ऐसा कर सकते हैं कि 1 बटे tan 50 लिख सकते हो, और गुणते 1 से गुणा करने पे ख़त्म हो गई बात, वो उसका कोई लिखने का मतलब नहीं है। यहाँ पे tan 50 अंश है, 50 से 50 से कट जाएगा tan 50 से पूरा, और हमको मिल जाएगा 3 माइनस 3 करने का, जिसके बराबर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ सकता है। तो अगला जो प्रश्न है वो चौथे का घ वाला है। उस प्रश्न को देखते हैं जहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी गई है। तो बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता देखे जाते हैं, उसके सामने वाला अपना बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग जो कि होगा 30 से 40। पूरा प्रश्न उतार लेने के बाद यह शुरुआत करेंगे, और हमें इसके L की वैल्यू चाहिए जो कि निम्न सीमा होती है 30, और H की वैल्यू चाहिए जो इनका डिफरेंस होता है वो 10, और इसके सामने वाला जो 16 हमने देखा था वो F1 है, F1 बराबर 16, और F2 या फिर F0 पे ले लेते हैं जो कि हो जाता है 12, फिर F2 बराबर क्या हो जाएगा 16 के बाद आने वाला 4। और इतना सब कुछ मिल जाने के बाद बहुलक का सूत्र लिख सकते हैं, और इसके बराबर होता क्या है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू जो हमको मिली थी वो 30 है, प्लस F1 की वैल्यू 16 है, उसमें से 12 घट रहा है, 2 गुणते 16 होगा, माइनस उसमें भी 12 करेगा F0 का मान, और F2 का मान जो 4 है वो भी माइनस करने यहाँ पे आएगा, इंटू H का मान अपना है 10, वो रख देते हैं। तो यहाँ पे रहेगा 30 प्लस 16 में से 12 घटाने पर 4, और 16 दुनिया यहाँ पे 32, इन लोगों को जोड़ लेंगे, 12 4 16 और इंटू 10 है। यहाँ पे 30 है, प्लस है, यहाँ पे 4 ही रहेगा, 32 में 16 घटाएंगे, हम 12 में से 6 क्या 6, और यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, 16 मिल जाएगा, गुणते यहाँ पे 10 है, 4 चौके 16, 2 दुनिया 4, 2 पंचे 10, इससे जब भाग करेंगे तो भैया 30 प्लस 2 से 5 में भाग करेंगे तो 2.5 मिल जाएगा, जिसको हम इसमें जोड़ देंगे तो 32.5 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा बहुलक होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा।